नमस्ते। आप सबों के बीच मैं फिर उपस्थित हूँ और हिंदी भाषा और साहित्य की एक परिचर्चा के साथ आज हम लोग बात करेंगे एक सुपरिचित नाम, एक प्रख्यात नाम की और एक ऐसी कविता की जो हमारे कई पीढ़ियों की कंठहार रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस बड़े फलक वाले कवि शिवमंगल सिंह सुमन की। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश के झगरपुर गांव में हुआ था और शिक्षा दीक्षा जो हुई वह बनारस के महत्वपूर्ण काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक और साथ साथ रचनात्मक लेखन की पृष्ठभूमि भी बनी ऐसे ही स्थानों से। शिवमंगल सिंह सुमन जितने बड़े कवि थे उतने ही समृद्ध शिक्षाविद भी, क्योंकि अपने जीवन काल में उन्होंने कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अपना योगदान दिया, पढ़ाया, प्रशासनिक कार्यभार देखे। कई हिंदी की जो बड़ी संस्थाएं रही उसमें भी आधिकारिक रूप से पदासीन रहे और हिंदी को गौरवान्वित किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जन्म 1915 में हुआ, तो निधन भी जाने कि उनका निधन 27 नवंबर 2002 में होता है, यानी नई सदी में। और नई सदी में होने का एक मतलब है कि किसी भी रचनाकार का इतना लंबा कार्यकाल जो है किसी इतिहास से कम नहीं होता है। उन्होंने इस अंतराल में बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए, पुरस्कार प्राप्त किए, लेकिन जिन कार्यों के लिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं वस्तुतः वह उनकी रचनाशीलता है। और रचनाशीलता, यूं कहें कि रचनात्मक प्रतिबद्धता ही हमें उनको बार बार याद करने के लिए प्रेरित करती है। मित्रों, शिवमंगल सिंह सुमन ने मूल रूप से कविताएं लिखी, गद्य भी लिखा, लेकिन उसकी चर्चा बहुत कम होती है। गद्य से अधिक उन्होंने कविताओं में काम किया, पद्य में काम किया, और वह गद्य भी खड़ी बोली का गद्य रहा है। आप कह सकते हैं कि यह कवि गद्य में लिखकर यह भी ध्वनित करता है कि वह बिल्कुल आधुनिक
था। अब आइए बात करते हैं उनकी उन महत्वपूर्ण रचनाओं का एक छोटा सा परिचय। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय, घर पर आंखें नहीं भरी, मिट्टी की बारात जैसी बहुत सारी जो उनकी कविताएं रही हैं उनका उल्लेख होते रहा है और वो बार बार पढ़ी गई हैं, चिन्हित की गई हैं। अपने लंबे जीवन काल का पूरा जो इतिहास है कवि ने निश्चित रूप से रचा होगा। मैं रचा होगा इसलिए कह रहा हूँ कि इन सब का अध्ययन करने के बाद यह दावा किया जाए तो बेहतर होता है। लेकिन जिन रचनाओं को हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, वो रचनाएं निश्चित रूप से यह प्रमाणित करती है कि कवि राष्ट्रीय धारा के साथ साथ प्रगतिशील चेतना का अग्रणी कवि रहा है। थोड़ी सी बात और, 1915 से 2002 के बीच में एक बड़ा कालखंड है और कवि ने इसे भरपूर समझा होगा, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। आज हम जो उनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं वह राष्ट्रीय धारा की वह कविता है जो हमें आज़ाद ख्याली समझाती है, जो हमें मुक्ति मार्ग के लिए प्रेरित करती है और बताती है कि गुलामी क्या होती है। कोई भी कवि अपने समय का सच व्यक्त करता है और वह कितना करता है इसके लिए उसके समकालीनों को भी परखा जाता है, जाना जाता है कि उनके समय के अन्य और रचनाकारों ने जो लिखा है वह क्या है और उन्होंने क्या लिखा है। तो यह तो बाद की बात है, इस पर आप जब अध्ययन करेंगे तभी पता चल सकता है। उतना समय फिलहाल इस बातचीत में नहीं है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि जो रचनाएं मेरी नज़रों में आई हैं उसमें यह देखने को मिला कि आज़ादी का दीवाना कवि जिस तरह से अपने पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि में निर्मित होता है और गुलामी के खिलाफ अलख जगाता है, क्रांतिकारियों की मदद करता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल होता है और अपनी कलम को आज़ादी की लड़ाई का एक बेहतर औजार बनाता है, वही कवि जब देश आज़ाद हो जाता है तब भी लिखता है और तब लिखता है तो वह लोगों के बेहतर जीवन की कल्पना करता है। वह देश के तमाम लोगों में जो गैर बराबरी है, जो गरीबी है, अशिक्षा है, भूखमरी है, उन सब चीज़ों को रेखांकित करता है। वह किसानों की पीड़ा को रेखांकित करता है। साथ साथ वह बताता है कि आज इन गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों की जो स्थिति है उसके जिम्मेवार वे लोग हैं जो आज की सरकारों में हैं, लोकतांत्रिक सरकारों में हैं, सत्ता में हैं, और वह उनको ललकारता भी है, सलाह भी देता है, सुझाव भी देता है कि बगैर किसानों, मजदूरों और सामान्य लोगों के विकास के किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। इतना सब कुछ जानने के लिए ज़रूरी है कि आप
उस कवि को विस्तार से जानें, पढ़ें, उनकी अन्य रचनाओं को भी जानें। फिलहाल हम बात करते हैं उस रचना की जिसको लेकर मैं उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मित्रों, यह कविता, जैसा कि मैंने कहा, यह बात समझाने के लिए है कि आज़ादी होती क्या है। हमारे देश की जो जनता थी अंग्रेजों के समय में, उसे यह समझ नहीं थी कि हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा है। जो लोग व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे वो हमारे मालिक बन बैठे और फिर हमारे ऊपर हुक्म जमाने लगे, हमारी संपत्ति, हमारे संसाधनों का दोहन करने लगे। निश्चित रूप से देश की एक बड़ी आबादी इन सारी चीज़ों से बेतकल्लुफ़ था, उसे कुछ भी नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय चेतना की जो कई कोशिशें शुरू हुई, उसमें सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन हुए और उसी में से सांस्कृतिक आंदोलनों का एक बड़ा जुझारू रूप जो है हमारे रचनाकारों में देखने को मिलता है। श्री मंगल सिंह सुमन उसी के यहाँ पर प्रतिनिधि कवि के रूप में हैं और इस कविता में वो समझाते हैं कि आज़ादी जो है वह मनुष्य क्या, पंछियों को भी नहीं भाती है। जो गुलामी जो है वह मनुष्य क्या, पंछियों को भी नहीं भाती है। आज़ादी सबको भाती है। सब चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें और इसलिए वह मनुष्यों की पीड़ा को पंछियों के रूप में व्यक्त करता है। वह पंछियों की पीड़ा के रूप में उसे रखता है। कविता सुने। हम पंछी उन मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी कहता है कि हम पंछी हैं और हम आसमान में उड़ने वाले हैं स्वतंत्र रूप से, और हम किसी पिंजरे के बंधन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारे जो पंख हैं वो बिल्कुल पुलकित हैं, बिल्कुल मुलायम हैं, बिल्कुल ही कोमल हैं, और चाहे सोने के पिंजरे की सलाखें हों या लोहे के पिंजरे की सलाखें, वह सलाखें ही हैं और उनमें हमारे जो मुलायम कोमल पंख हैं टकराकर टूट जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। कविता छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। कवि आज़ादी के महत्व को समझाना चाहता है और बताना चाहता है कि गुलामी कितनी विकट होती है कि एक पंछी भी उसे सहन नहीं करना चाहता है। वह आज़ादी पाने के लिए सोने के पिंजरे में रहना त्याग देना चाहता है। वह चाहता है कि हमें कोई सोने के पिंजरे में कैद न करे, हमें कोई लोभ लालच न दे, हमें कुछ भी वह नहीं चाहिए खाने के लिए, सोने के कटोरे में खाने के लिए नहीं चाहिए। हमें नीम की वह कड़वी निबौरी ज़्यादा पसंद है। स्वतंत्र पेड़ों पर, स्वतंत्र वादियों में विचरकर हम उसे ही खाकर खुश रहने वाले हैं। यानी आज़ादी अभावों में भी बेहतर होती है। सुखद गुलामी की अपेक्षा अभाव युक्त आज़ादी कहीं बेहतर होती है। इसलिए पंछी के माध्यम से कवि ने यह समझाया है। आगे की पंक्ति में कहता है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। जैसा कि मैंने आपको कहा
कि जो कनक यानी जो सोने की कटोरी है, उसमें हमें कोई अगर अच्छी चीज़ें खाने को देता है, वह हमें स्वीकार नहीं है। उससे ज़्यादा भला है हमारे लिए नीम की वह कटुक निबौरी। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन बहता जल ही पीने की इच्छा रखते हैं। हमें कोई बांध कर पिलाए, यह हमें स्वीकार नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, वह बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। पंछी लोगों को याद दिलाते हैं कि हम तो सोने के पिंजरे में कैद हो गए हैं और तरह तरह की सुविधाओं और लोभ लालच को दिखलाकर हमें बांधा गया है, हमारे ऊपर शासन किया जा रहा है, लेकिन यह हमें स्वीकार नहीं है। क्योंकि हम बस जो हमारे सपने हैं, अनंत आकाश में जो विचरण के सपने हैं, अब वह बस सपने ही रह गए हैं। पेड़ों पर स्वतंत्र होकर जो हम झूलने वाले हैं, उन झूलों के ख्याल ही बस मन में रह गए हैं। इसलिए हम यह सब कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। निश्चित रूप से कवि पंछी के माध्यम से लोगों तक यह संदेश ले जाता है कि आप भी समझें कि जब एक पंछी, एक छोटा सा पंछी पिंजरे की गुलामी को इस तरह से महसूस करता है, तो आप तो एक विवेकवान प्राणी हैं, मनुष्य हैं, आपके ऊपर कोई शासन कैसे कर सकता है, कोई मनमाना शासन कैसे कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जगिए और अपनी आज़ादी के लिए गोलबंद होइए, लड़िए, अपने अनंत इच्छाओं को परवान चढ़ाने के लिए आगे बढ़िए और अंग्रेज़ों को खदेड़िए। आगे की पंक्तियां हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारे अरमान। और आगे की पंक्ति देखें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की जोड़ी, सांसों की डोरी। इन दोनों छंदों में, इन दोनों अनुच्छेदों में देखें तो पंछी जो है वो अपने अरमान साझा कर रहा है लोगों तक कि हमारे अरमान में वह नील गगन है जो अनंत है, असीम है, जिसमें हम अपने पंख फड़फड़ाने की कल्पना करते हैं। हम होड़ लगा देते हैं उस उगते सूरज को अनार के दाने के रूप में चुंग लेने के लिए। ऐसी उड़ान में हमारे जो पंख हैं वो भले ही थक जाएं, भले ही हमारी सांसें फूलने लगे, तन जाएं, फिर भी हम उस कल्पना लोक से विलग नहीं होना चाहते, अलग नहीं होना चाहते। हमें वही मंजूर है। वह उस सीमाहीन क्षितिज की भी बात करता है। उसके सामने व्यापक संसार है और वह उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वह सीमित दायरे में बंद कर रहना नहीं चाहता है। वह उस क्षितिज तक की उड़ान भरना चाहता है। क्षितिज आप समझ रहे होंगे, जहाँ पर पृथ्वी और आसमान को मिलते हुए हम देखते हैं, महसूस करते हैं। जब जब आगे बढ़ते हैं तो वो दूरी और बढ़ती जाती है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि एक बिंदु है जहाँ पर आसमान और धरती मिल रहे हैं। उसे क्षितिज नाम रखा गया है उसका। और पंछी उस क्षितिज तक की उड़ान भरना चाहता है।
यह उसकी कल्पना में है, उसकी इच्छाओं में है, और वह हमें प्रेरित करता है कि इस होड़ में कि हम उगते सूरज को अनार के दाने के रूप में चुंग लेने की जो हमारी आतुरता है, उसकी जो होड़ है, उसमें हमारे सांस भले फूल जाएं, क्षितिज मिलन के लिए हमारी सांसें भले ही तन जाएं, यह सब हमें मंजूर है, लेकिन पिंजरे का बंधन कतई मंजूर नहीं है। कोई हमें सीमित कर दे, कोई हमें बांध दे, कोई हमारे ऊपर हुक्म जमाए, यह हमें मंजूर नहीं है। तो यह सारी बातें उस पखेरु की इच्छा है, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो आज़ाद ख्याल है, जिसके लिए आसमान की अंतहीन सीमाएं ही सब कुछ हैं। यह आकाश, यह अंतहीन जो आसमान है, मैं समझता हूँ वही स्वाधीनता है जो पंछी पाना चाहता है, और इसी के लिए वह प्रेरित करता है। और कवि ने अपने अंतिम पंक्तियों में जो बात रखी है, वह तो इस कविता की माने कहें तो प्राण है, और यह भी कह सकते हैं कि यह मुक्ति का मांग पत्र है। कवि ने एक मांग पत्र रख दिया है लोगों के बीच में कि अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के अधीन न रहें, तो आप आज़ादी की लड़ाई में शामिल हों और यहाँ से अपने दुश्मनों को खदेड़ दें, अपने देश को स्वाधीन करें, अपने राष्ट्र को स्वाधीन करें, भारत माता की वेणियों को तोड़ें। और अंत में वही बात, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी बड़े ही सहृदयता से विवेकपूर्ण तर्क देते हैं कि नीड न दो चाहे टहनी का। वह टहनी कौन सी है? तुम्हारी टहनी। तुम अपनी टहनियों पर मुझे घोंसले न बनाने दो, मेरे घोंसले उजाड़ दो, मेरे घर, मेरा आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन मेरे पंखों की उड़ान लौटा दो, मुक्त कर दो मुझे कि मैं आसमान में विचर सकूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कवि ने न कोई उग्रता दिखाई है, न कोई ऐसा ओज है जो ललकार रहा हो, परंतु ओज बिल्कुल मध्यम है, छुपा हुआ है इसके भीतर। वह ललकार रहा है, लेकिन प्रतीकों में और प्रेरणा के रूप में। और आप इसे यूँ देखें कि यह पृष्ठभूमि राजनीतिक रूप से अगर देखें तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का नारा दिया था, जो बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, उसका भी यही स्वरूप था, उसका भी स्वर ऐसा ही था जो इन अंतिम पंक्तियों में बातें रखी जा रही है, विनम्रतापूर्वक। तो कवि ने प्रेरित किया है कि आप भी बोलें और उस जो हुकूमत है, जो ब्रिटिश हुकूमत है, उसके आगे अपना सत्याग्रह रखें, सत्याग्रह करें। और मैं फिर से एक बार कहूँ कि कवि ने हमें प्रेरित किया है कि आप मुक्ति का यह मांग पत्र रखें कि आप भी गुलाम नहीं रहना चाहते हैं। यह बड़ा सा देश किसी अंग्रेज हुकूमत के गुलाम नहीं रहना चाहता है। इसलिए एक विनम्र निवेदन भी करें और साथ साथ लोगों को एकजुट करके यहाँ से गुलामी को जड़ से ख़त्म करें। तो मित्रों, यह कविता छोटी है लेकिन बड़े अर्थों वाली कविता है,
प्रेरक कविता है और आज जब हम इसे पढ़ें तो नए संदर्भों में जोड़ें, क्योंकि आज़ादी के बाद भी जो हमारे दीवाने कवियों, हमारे आज़ादी की चाहने वाले कवियों की इच्छाएं रही हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें बनेंगी और वो हमें जन सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी, सबको समान रूप से देखा जाएगा, सबके लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी, अमीर गरीब छोटे बड़े सब एक जैसे होंगे और यह देश सबका होगा, कोई किसी पर हुकूमत नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के संदर्भ में भी जब यह कविता पढ़ी जाए तो इसे नए अर्थों से जोड़ने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि यह कविता पहले भी उतनी ही प्रेरक थी, आज भी उतनी ही प्रेरक है, आने वाले पीढ़ियों को भी उतने ही भाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप अपना ख्याल रखें इस विडंबनापूर्ण समय में भी कि आप घरों में कैद हैं और एक बड़ी वैश्विक महामारी ने हमें घेर रखा है। निश्चित रूप से हम इससे भी मुक्त होंगे, इस विश्वास के साथ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।